हमारी टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन फार्माकोकाइनेटिक्स। तो आज की हमारी टॉपिक कौन सी है? आज की हमारी टॉपिक है रिलेशनशिप विद फार्माकोकाइनेटिक्स। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एम फार्मा, क्या पढ़ रहे हैं? एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ना, सेकेंड सेमेस्टर की कौन सी टॉपिक पढ़ रहे हैं? एडवांस बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। यही टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, एडवांस बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें से हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट ही होने वाली थी। उसका 10 लेक्चर बन गया है, ठीक है। उसमें से हम इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन बताना भूल गए थे, हालांकि नहीं बताए थे। तो अब जान लीजिए इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब आखिर हम लोग इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम बायो फार्मास्यूटिक्स क्या होते हैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में। अगर आप उस वाले वीडियो को नहीं देख पाएंगे तो उसके लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे सर्च करिए आर्या फार्मेसी, वो चैनल आपको मिल जाएगा और उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे लेक्चर वाइज लेक्चर आपको एम फार्मा के सारे नोट्स वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें से हमने बायो फार्मास्यूटिक्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। आज हम सिर्फ देखेंगे रिलेशनशिप, आखिर बायो फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है, क्यों हमको एम फार्मा में इन दोनों को एक साथ पढ़ना है। आज के वीडियो में हम सिर्फ इसी को ही क्लियर करेंगे। तो देखते हैं जो बायो फार्मास्यूटिक्स है वो क्लोजली क्या रहती है, रिलेटेड रहती है किससे? हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स से। बायो फार्मास्यूटिक्स क्लोजली रिलेटेड रहती है किससे? हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स से। अब क्यों रिलेटेड रहती है ये तब समझेंगे जब आप बायो फार्मास्यूटिक्स हमारा नेक्स्ट वाला वीडियो देख कर आएंगे और फिर इस वीडियो को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है? जो देखिए जो आपका कौन सा है बायो फार्मास्यूटिक्स एब्जॉर्प्शन पार्ट, जो आपका बायो फार्मास्यूटिक्स है एक टाइप का क्या है? एब्जॉर्प्शन पार्ट होता है। इसमें एब्जॉर्प्शन पार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन जो फार्माकोकाइनेटिक होता है इसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन सबके बारे में जानते हैं। देखिए सिर्फ जो बायोकाइनेटिक रहता है इसमें हम लोग सिर्फ एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट को जानते हैं। पार्टिकल साइज क्या होनी चाहिए, सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, परमेबिलिटी क्या होनी चाहिए, सबको हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा दिया है। किसमें? बायो फार्मास्यूटिक्स में। हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स को डिटेल में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन सब इंक्लूड रहता है, ठीक है। बायो फार्मास्यूटिक्स आप देखो बायो फार्मास्यूटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या देखेंगे? बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसको शॉर्ट में हम लोग बीसीएस के नाम से जानते हैं, ठीक है। BCS is a system that classify drug based on the solubility and permeability। जो हमारा बायो फार्मास्यूटिकल सिस्टम होता है ये एक टाइप की क्या है? हमारी सिस्टम है। BCS एक टाइप की हमारी मेडिसिन सिस्टम है जो एक क्लासिफाई हुई है। किसके बेस पे हुई है क्लासिफाई? एक तो ड्रग के सॉल्युबिलिटी पे, एक तो ड्रग के परमेबिलिटी पे, यही दो चीजों पे क्लासिफाई किया गया है इसका। It help in the predicting drug absorption and the bioavailability, और ये मदद करती है एक दवा के एब्जॉर्प्शन को और उसके बायोअवेलेबिलिटी को प्रेडिक्ट करने में मदद करती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आज काफी गर्मी ज्यादा है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं? जब हमारा ड्रग साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से मूव करते हुए हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है या फिर ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? एब्जॉर्प्शन कहलाती है। बायोअवेलेबिलिटी, जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे ब्लड में पहुंचते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? बायोअवेलेबिलिटी कहलाती है, ठीक है। इसको क्लासिफाई गया है बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी पर, और किस पे? और इसके परमेबिलिटी पर इसको क्लासिफाई किया गया है। दो चीज पे क्लासिफाई किया गया है, सॉल्युबिलिटी पर और परमेबिलिटी पर। सॉल्युबिलिटी क्या करती है? एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू डिसॉल्व इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल GIT फ्लूइड, ठीक है। एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू डिसॉल्व इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड, इसी प्रोसेस को क्या करते हैं? सॉल्युबिलिटी।
एक ड्रग की अवेलेबिलिटी मतलब क्षमता, एक ड्रग की जो क्षमता होती है कि वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड में कितनी तेजी से डिजॉल्व हो रही है या फिर वो कितनी तेजी से घुल रही है, उसको एक दवा की सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है। परमेबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू क्रॉस द इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन। जब हमारी दवा सेल मेम्ब्रेन को या फिर इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारे कहाँ में जाती है, हमारे ब्लड में जाती है, तो वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? परमेबिलिटी कहलाती है। जब एक दवा हमारे इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो दवा हमारे ब्लड में जाती है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? एक दवा की परमेबिलिटी कहलाती है, क्योंकि दवा हमारी कहाँ में जा रही है? इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में जा रही है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी परमेबिलिटी में कंफ्यूज मत होइएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग मतलब एक ड्रग की क्षमता वो होती है जब हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड में कितनी तेजी से डिसॉल्व हो रही है। परमेबिलिटी वो होती है जब हमारा कोई ड्रग हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में रीच करती है, तो उसको परमेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। अब जिस दवा की हाई परमेबिलिटी रहती है, जो दवा हाई परमेबल में रहती है, वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। जिस दवा की परमेबिलिटी क्या होती है? हाई रहती है, वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है। और जिस दवा की लो परमेबिलिटी रहती है, वो पुअरली एब्जॉर्ब होती है। अब जो दवा बहुत तेजी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, वो बहुत तेजी से हमारे ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी, और जो दवा हमारे सेल मेम्ब्रेन को जितना धीरे धीरे क्रॉस करेगी, वो उतना धीरे धीरे ही ना जाएगी हमारे ब्लड में। तो वही बोल रहा है, जिस दवा की परमेबिलिटी रेट हाई रहेगी, वो बहुत ही जल्दी हमारे ब्लड में जाएगी, और जिस दवा की परमेबिलिटी रेट पुअर रहेगी, वो बहुत ही लो एब्जॉर्ब होगी। अब एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं? जब हमारी दवा साइट ऑफ एक्शन से, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से मूव करके ब्लड में पहुंचता है, तो वही प्रोसेस हमारा एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है। तो क्लास वन को देखते हैं। क्लास वन में क्या बोल रहा है? हाई सॉल्युबिलिटी। क्लास वन में हाई सॉल्युबिलिटी वाले ड्रग होते हैं और हाई परमेबिलिटी वाले ड्रग होते हैं। क्लास वन में हाई सॉल्युबिलिटी वाले ड्रग को रखा गया है और हाई परमेबिलिटी वाले ड्रग को रखा गया है। इसमें हमारे रैपिड डिसोल्यूशन होते हैं। जिस दवा की हाई सॉल्युबिलिटी रहेगी और वो दवा हाई परमेबिलिटी रहेगी, मतलब वो बहुत जल्दी डिसॉल्व होगी और बहुत ही जल्दी हमारे मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगी, वो हमारी रैपिड एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है? रैपिड एब्जॉर्ब होती है, मतलब उसका डिसोल्यूशन क्या होता है? रैपिड होता है। ठीक है। इजीली क्रॉस कर जाती है किसको? हमारे ब्लड वेसल्स को। हमारे ब्लड वेसल्स को नहीं, वो हमारे इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन को बहुत ही जल्दी क्रॉस कर जाती है। रैपिड एंड कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। क्लास वन वाले दवा की रैपिड और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो दवा है उसकी सॉल्युबिलिटी रेट भी हमारी उसकी सॉल्युबिलिटी रेट भी हाई है और उसकी परमेबिलिटी रेट भी हाई है। इस वजह से वो दवा हाईली रैपिड क्या करती है? कंप्लीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे आपका पैरासीटामोल हो गया और आपका क्या है? मेटोप्रोलॉल। पैरासीटामोल, मेटोप्रोलॉल जो ओरली रूट से लिया जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन रेट उस दवा का एब्जॉर्प्शन रेट हाई होता है। फिर इसके क्लास 2 की आती है। इसका क्लासिफिकेशन किया गया क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में बांटा गया है। जो क्लास 2 की दवा होती है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? लो होती है। उस दवा की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? उसमें जो दवा है उसकी सॉल्युबिलिटी 2 होती है, लेकिन उसका जो परमेबिलिटी होता है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की परमेबिलिटी, वो गुड होती है। इसलिए उसका एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है डिसोल्यूशन रेट पे। किस पे डिपेंड करता है? डिसोल्यूशन रेट पे। अब भाई जितना जल्दी दवा डिसॉल्व होगी उतना ही जल्दी ना परमेब होगी। ऐसा नहीं है आप दवा खाएं और तुरंत डिसॉल्व नहीं हुई, सेल मेम्ब्रेन में घुसने लगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। एक ओरली रूट से जो आप दवा लेते हैं उसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है? डिसॉल्व करना पड़ता है। लेकिन जो क्लास 2 की ड्रग है वो सीधा ये कह रही है कि क्लास 2 की ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है? वो लो है। सॉल्युबिलिटी क्या है? लो है। लेकिन उसकी परमेबिलिटी रेट क्या होती है? फास्ट होती है, गुड होती है, अच्छी होती है। लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डिपेंड करता है डिसोल्यूशन रेट पे। किस पे डिपेंड करता है? डिसोल्यूशन रेट पे। अब इसमें जिस दवा का डिसोल्यूशन रेट मतलब सॉल्युबिलिटी
सॉल्युबिलिटी रेट जितना ज्यादा होगा वो बहुत जल्दी परमेब होगी, हमारे ब्लड में बहुत जल्दी जाएगी, हमारे उतने ही हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगी। जैसे हमारा आइबुप्रोफेन हो गया, कीटाकोनाजोल हो गया। आइबुप्रोफेन और कीटाकोनाजोल, आइबुप्रोफेन की सॉल्युबिलिटी रेट क्या होती है, लो होती है, पुअर होती है, लेकिन ये हमारी आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी रेट पुअर होती है। इसलिए ये दवा हमारी डिपेंड होती है किस पे, सॉल्युबिलिटी रेट पे, रिजोल्यूशन रेट पे। अब जितना जल्दी आइबुप्रोफेन डिजॉल्व होगा उतना जल्दी क्रॉस करेगा। भाई क्रॉसिंग ये तो बहुत जल्दी परमेब हो जाती है, लेकिन इसको एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर परमेब होने के लिए पहले उसको डिजॉल्व होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इसका डिजोल्यूशन लो होता है। क्लास 3 में कौन सी है, क्लास 3 में जो दवा है ये हाई सॉल्युबल होती है। क्या होती है, हाई सॉल्युबल होती है, लेकिन इसकी जो परमेबिलिटी रेट होता है वो क्या होता है, लो होता है। इसलिए इस दवा ये गुड डिजोल्यूशन तो होती है, मतलब बहुत जल्दी घुल तो जाती है, लेकिन बहुत जल्दी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। एक सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए उसका डिजोल्यूशन पावर भी इंक्रीज होना चाहिए, तभी और जितना जल्दी घुलेगी उतना जल्दी क्रॉस कर पाएगी, जितना सही से घुलेगी उतना सही से क्रॉस कर पाएगी। अगर उसकी वो आसानी से हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पा रही है, लेकिन उसका जो डिजोल्यूशन है, घुलने की जो क्षमता है वो लो है, जब वो घुलेगी नहीं तो क्रॉस कैसे कहाँ कर पाएगी। पहले इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए इस टैबलेट को हमारे स्टमक में या फिर जीआईटी फ्लूइड में क्या होना पाएगा, घुलना होगा। अब इस दवा की सॉल्युबिलिटी दो है तो ये हमारी परमेबल आसानी से हो जा रही है, मतलब इसको आसानी से परमेब कर रहे हैं, लेकिन इसको परमेब करने के लिए पहले इस दवा को सॉल्युबल होना पड़ेगा, डिजॉल्व होना पड़ेगा, लेकिन इसका डिजोल्यूशन पावर ही लो है। इसलिए जो क्लास 3 की ड्रग है इसका डिजोल्यूशन पावर क्या है, हाई है, मतलब ये बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जा रही है। मतलब क्लास 3 की ड्रग क्या है, क्लास 3 की ड्रग डिजोल्यूशन पावर बहुत हाई है, मतलब कि ये दवा बहुत जल्दी डिजॉल्व तो हो जा रही है हमारे स्टमक फ्लूइड में, लेकिन इसकी परमेबिलिटी रेट लो है। डिजॉल्व होकर ही क्या करेगी, जब आसानी से परमेब नहीं हो पाएगी। दोनों मेंटेन करना है ना, एक एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है डिजोल्यूशन पे और परमेबल पे। अब जिस दवा का डिजोल्यूशन भी हाई है और उसका परमेबिलिटी रेट भी हाई है, वो आसानी से हमारे एब्जॉर्ब हो जाती है और गुड बायोअवेलेबिलिटी देती है। अब जिस दवा का डिजोल्यूशन रेट स्लो है, लेकिन उसका परमेबिलिटी रेट हाई है, मतलब वो बहुत जल्दी परमेब हो जा रही है, लेकिन परमेब होने के लिए भी उसको डिजॉल्व होना पड़ता है। अब जिस दवा का डिजोल्यूशन रेट पुअर है, लेकिन वो हाईएस्ट परमेब हो रही है, मतलब जिस दवा का डिजोल्यूशन रेट क्या है, अच्छा खासा है, वो बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जा रही है, लेकिन उसकी परमेबिलिटी रेट क्या है, डिक्रीज है, वो बहुत जल्दी डिक्रीज नहीं हो पा रही, तो वहां पे सॉल्युबिलिटी तो उसकी गुड होती है, लेकिन उसका मेम्ब्रेन परमेबिलिटी क्या होता है, पुअर होता है। उस दवा की मेम्ब्रेन परमेबिलिटी क्या होती है, पुअर होती है। अब एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द परमेबिलिटी, अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा, परमेबिलिटी पे। इस दवा की परमेबिलिटी रेट हाईएस्ट होनी चाहिए, तभी ये आराम से क्रॉस कर पाएगी, अन्यथा नहीं कर पाएगी। ये दोनों टॉपिक को समझे। अगर किसी दवा का पुअर सॉल्युबिलिटी है, लेकिन वो बहुत जल्दी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पा रही है, तो भी वहां पे उसका एब्जॉर्प्शन रेट घटेगा। क्यों? क्योंकि इस दवा को प्रॉपर तरीके से हमारे ब्लड में जाने के लिए उसका डिजोल्यूशन रेट इंक्रीज होना चाहिए। अगर किसी दवा का डिजोल्यूशन रेट तो इंक्रीज है, लेकिन उसकी परमेबिलिटी रेट कम है, वो बहुत जल्दी डिजोल्व हो जा रहा है, लेकिन आसानी से परमेबल नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे भी हमारे एब्जॉर्प्शन जो होते हैं वो कम मिलने के चांस होते हैं, या फिर एक दवा की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, क्लास 4 ड्रग में नो डिजोल्यूशन, क्लास 4 की जो ड्रग होती है वो हमारी लो डिजोल्यूशन रहती है, लो परमेबल रहती है। जैसे इसका एग्जांपल नहीं दिए, इसका हमारा है एटनोलोल और हमारा कौन सा है, सेमेटिडिन। एटनोलोल सेमेटिडिन जो ड्रग होती है उसका हाईएस्ट डिजोल्यूशन रेट तो रहता है, लेकिन वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती है, मतलब कि वो लो परमेबल रहती है। जो क्लास 4 की ड्रग है वो लो सॉल्युबल रहती है और लो परमेबल रहती है, इसलिए उसकी पुअर सॉल्युबिलिटी दिखती है और वो पुअर परमेबल कर पाती है, मतलब वो सेल मेम्ब्रेन को पुअरली पार नहीं कर, मतलब बहुत धीरे धीरे पार करती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन वेरी पुअर, और इसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होता है, वेरी पुअर होता है, और परमेबल रेट भी क्या होता है, वेरी पुअर होता है, क्योंकि इसका दोनों बहुत ही लो है। कौन सा
दवा है हाइड्रोक्लोरोथायाजीन। कौन सी दवा है? हाइड्रोक्लोरोथायाजीन। ठीक है, की पॉइंट की बात करें तो डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेशन, इस दवा को बनाने में बहुत ही डिफिकल्टी होती है, एंड लो बायोअवेलेबिलिटी, और ऐसी दवा की बहुत ही कम बायोअवेलेबिलिटी होती है, वो ना तो अच्छे से डिजॉल्व हो पा रही है, ना तो अच्छे से आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच पा रही है, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच पा रही है, तो वहां पे दवा की बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है। जब दवा की बायोअवेलेबिलिटी कम होगी तो उस दवा का प्रॉपर तरीके से इफेक्ट नहीं मिल पाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको बायोफार्मास्यूटिक्स देखना पड़ेगा। बाकी ये वीडियो का लेक्चर हम अपने यूट्यूब पे भी तो डालेंगे, और इसका लिंक एक हम अपने आर्या फार्मेसी चैनल वहाँ टेलीग्राम पे डाल देंगे। आर्या फार्मेसी से नाम के टेलीग्राम पे मेरा भी चैनल है, वहाँ पे डाल देंगे। आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जितना जल्दी हो सके, उस चैनल को ज्वाइन करके, और आप सीरियल वाइज लेक्चर को पढ़िए। ठीक है, बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।